Hi friends, welcome to Self Study for UPSC. In the last class, we studied winter elections of 1945-46 and INA cause. अब इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में. अब कैबिनेट मिशन दैट केम इन जून 1946 ये आया क्यों? लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इट वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ 1945-46 रिसर्च अपसर्जेस. तीन जो अपसर्जेस हुए थे वायलेंट, ब्रिटिश ने कंसेशन दिया था. ब्रिटिश नाउ न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू होल्ड इंडिया एनी मोर. लॉजिकल कल्मिनेशन पे आ गया था नेशनलिज्म, तो दैट इज़ वाई नेशनलिज्म वॉज एट इट्स पीक. Freedom was inevitable, and hitherto untouched areas as well as sections were now inculcated in the freedom of movement. Then, elections was now a moral boost क्योंकि elections में बहुत जीत गए थे. That is Indian National Congress. Carrot and stick policy of British was now ineffective because क्रिप्स मिशन के बाद में उनके पास कुछ देने के लिए बचा ही नहीं था, है ना, एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस. लॉयलिस्ट, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, ये सब अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के फोल्ड में आ चुके थे. देयरफॉर द कंक्लूजन वाज दैट वी मस्ट एक्सिट ग्रेसफुली. अब एटली आए, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने, है ना. एटली ने क्या किया, फरवरी 1946 में अनाउंस कर दिया. उन्होंने क्या अनाउंस किया कि कैबिनेट मिशन हम लोग भेजेंगे. कैबिनेट मिशन क्या भेजेंगे, कैसे? तो उन्होंने क्या किया कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट उन्होंने भेज दिया इंडिया. तो सबसे पहले थे पैट्रिक लॉरेंस, he was the chairman. Sir Stafford Cripps, he was the board of trade, and A.V. Alexander, he was the first lord of admiralty. ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जस्ट एज एन आइडिया आपको होना चाहिए, क्या पता आ जाए. फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा था कि उन्हें सिर्फ एक सेंटर चाहिए और माइनॉरिटीज़ का जो मसला है वो हम इंडिपेंडेंस के बाद देख लेंगे, लेकिन इस पर कंसेंसस कोई बना नहीं पाया. इसीलिए कैबिनेट मिशन ने क्या किया, खुद ही अपने प्रोविजंस लेके आ गए कैबिनेट मिशन. अब उन्होंने क्या कहा कि वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 2 लोग छोड़ के, दैट इज़ वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ, ये 2 लोग छोड़ के बाकी सारे के सारे रहेंगे इंडियंस, और वो बनेगा इंटरिम गवर्नमेंट. फेडरल स्ट्रक्चर जो होगा वो 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर होगा जिसमें कॉमन सेंटर होगा. और कॉमन सेंटर क्या करेगा कि ये 3 पार्ट्स को डील करेगा. कॉमन सेंटर क्या करेगा, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, इन तीनों पार्ट को ये डील करेगा. कैबिनेट मिशन वांटेड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. अब दोनों को इन्होंने क्या किया, अपीज़ किया. अब मुस्लिम लीग, पहले तो हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने कैसे अपीज़ किया. इन्होंने अपीज़ किया बाय रिजेक्टिंग पाकिस्तान. इन्होंने बोला कि अब हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, ठीक है. लेकिन क्यों, अब ये इसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए कि रिजेक्ट, पाकिस्तान को तो रिजेक्ट कर दिया, बट वाई? कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स वॉज ऑलरेडी इन वोग. तो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जो था, अब यूएसएसआर तो तब ऑलरेडी आ चुका था, तो उनको यूएसएसआर के जो फ्रेंड्स है उन और बढ़ाने नहीं देना था. अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर अलग अलग कंट्रीज़ बन जाते तो कोई एक यूएसएसआर से अलाइन हो जाता, कोई एक ब्रिटेन से अलाइन हो जाता, या दोनों यूएसएसआर से अलाइन हो जाते थे, और उन्हें कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो चुके थे ऑलरेडी. इसीलिए दे डिड नॉट वांट टू they did not want to disappoint cold war. इसीलिए they did not want to disappoint मुस्लिम लीग एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो इतना भी बोल दिया कि देयर विल बी नो वेटो टू माइनॉरिटीज़. फिर ब्रिटेन की जो प्रेस्टीज थी वो भी ऑलरेडी एट स्टेक थी. क्यों? क्योंकि अगर डिफेंस कम हो जाता, अगर पाकिस्तान दे देते, डिफेंस कम हो जाता, तो ऑब्वियसली इट वुड बी डेनिग्रेटिंग टू द प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटेन. इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी थे. डिवीजन ऑफ आर्मी वाज आल्सो डेंजरस. रीजनल टाइज के भी इश्यूज थे क्योंकि बंगाल और पंजाब तो आधा होने ही वाला था, है ना, और नॉन मुस्लिम प्रोविंसेस भी थे उसमें. अब मुस्लिम लीग को इन्होंने कैसे अपीज़ किया, 3 प्रोविंसेस देके. सबसे पहले इन्होंने बोला हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस जो था बॉम्बे, मद्रास. सेंट्रल प्रोविंसेस यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार एंड ओडिशा. मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस कैटेगरी बी, दैट इज पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध. और थर्ड मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो था बंगाल एंड आसाम. इन्होंने बोला कि प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी हम देंगे, रेसिडुअल पावर्स देंगे, और इन्हें सब फेडरेशन वाला पार्ट देंगे, दैट इज सब फेडरेशन. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था कैबिनेट मिशन.
अब सब फेडरेशन मतलब क्या, सिंपल ये ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने बोला था कि जो प्रोविंसेस हैं वो प्रोविंसेस अपने में मिल के कुछ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लोगों के साथ मिल के क्या क्या वो डिसाइड करना चाहते हैं या कौन से टॉपिक्स पे वो डेलिबरेट करना चाहती है, लेजिस्लेट करना चाहते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। और 10 साल बाद वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अलग से ग्रुप चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए या फिर कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें सब फेडरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इसी पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस तो चिढ़ेंगे ही। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इट वाज बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन, तो ये पीटी पॉइंटर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली विल बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इन 3 ग्रुप्स, दैट इज जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख्स। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड 1 person per 1 million population was a part of constituent assembly. अब constituent assembly was for 389 members, 292 provincial, 4 chief commissioners provinces and 93 princely states. कम्युनल क्वेश्चंस को जो थे वो सिंपल मेजोरिटी से ये डिस्कस करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स की तो पैरामाउंट थी वो ऑलरेडी इन्होंने ख़त्म कर दी थी इन कैबिनेट मिशन। अब इसके रिएक्शंस क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑब्वियसली ये पसंद नहीं आएगा ड्यू टू द इशू ऑफ सब फेडरेशन एंड मुस्लिम लीग ग्रुपिंग्स। जो मुस्लिम लीग का जो इंटरप्रिटेशन था, मुस्लिम लीग ने बोला था कि ये जो ग्रुपिंग्स है, ये जो सब फेडरेशन है, ये मैंडेटरी होगा। कांग्रेस ने बोला था कि नहीं, ये ऑप्शनल है, कि करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। लेकिन इस टाइम पे जो ये थे, दैट इज़ कैबिनेट मिशन के जो लोग थे, कैबिनेट मिशन ने बोला था कि नहीं, मुस्लिम लीग जो समझ रही है वो सही है, ये इट विल बी मैंडेटरी। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि इट डिड नॉट एक्सेप्ट कैबिनेट मिशन प्लान, बट इट एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो एक्सेप्ट कर लिया। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब जब जा चुकी है तो विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग ये बना लेते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। लेकिन ब्रिटिश ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। ब्रिटिश को पता था कि विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कुछ भी होगा ही नहीं। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहिए हमें, ऐसा ब्रिटिश ने सीधा मुस्लिम लीग को बोला। मुस्लिम लीग को ये समझ गया कि भाई कांग्रेस वैसे भी आने नहीं वाला है, तो हम लोग एजिटेट कर लेंगे। तो मुस्लिम लीग ने भी विड्रॉ कर लिया, और मुस्लिम लीग ने इसके कैबिनेट मिशन के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन डे लाया फॉर पाकिस्तान ऑन August 16, 1946. So this was the politics that went through for cabinet mission plan. So this is all about this class. इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट कैबिनेट मिशन डिप्लोमेसी। थैंक यू गाइज, प्लीज़ like, share and subscribe this channel. Share it with maximum number of people. Thank you. Jai Hind.